नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस बहुत ही स्पेशल सेशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज फरवरी की फर्स्ट डे है, आज पहला दिन है। और आज एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया, पूरे ग्लोबल में सभी लोगों को पता होना चाहिए। यूनियन बजट आज इंडिया में प्रेजेंट हो रहा है हमारे लोकसभा में। तो उसी से रिलेटेड कुछ मैं ऐसी बातें करूंगा जो आपको पता होना चाहिए। बजट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। और जब आज बजट पास हो जाएगा तो फिर मैं शाम को एक करंट ईयर का जो बजट होगा वो भी मैं आपको उसके डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो सभी लोगों को वेलकम है, सभी लोगों को वेलकम है पॉली बोर्ड के जेआईबी एंड सीआईबी के इस पोर्टल पर। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से रहेगा कि काइंडली इस सेशन को जरूर आप शेयर करें अपने सभी सर्कल में, अभी सभी लोगों में, क्योंकि यह सेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जिनको समझना होगा बजट क्या है। क्योंकि बजट प्रेजेंट होने के बाद उसके जो फैक्टर्स होंगे, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे, उनको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैं सेशन की शुरुआत करता हूं और आई होप सभी लोगों तक मेरी बात पूरी तरीके से पहुंच रही होगी और आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर कर दिया होगा। चलिए आते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि ओलीबोर्ड का जो यूट्यूब चैनल है, ओलीबोर्ड सीआईबी ऑन सीआईबी, उसको सबसे पहला काम तो आप सब्सक्राइब करिए। इसका फ़ायदा ये होता है और साथ में आपको बेल आइकन को हिट भी करना है, क्योंकि जब भी कोई स्पेशल क्लासेस होंगी, कुछ भी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चलेगा। देन सब्सक्राइब। और अगर आप बैंकर हैं और अगर आप बैंक की प्रमोशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे जेआईबी के लेकिन गो फॉर द सीआईबी हो, चाहे डीबी हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में ओलीबोर्ड का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसे आप प्ले स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर अपनी कैटेगरी आपको चूज़ करनी होगी, जेआईबी एंड सीआईबी, और मल्टीपल टेस्ट भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं बजट। अच्छा, अगर मैं सिंपल शब्दों में ये बोलूँ कि मेरे फादर ने मुझे 500 रुपये दिए फॉर एग्जाम्पल, और कहा पूरा महीना आप चलाओ। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, मैंने 10 दिनों में वो पैसा एक्सपेंस कर दिया। तो उसका असर क्या होगा कि मेरा पूरा महीना जो है वो डिस्टर्ब हो गया, मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा लास्ट में। अब हमें क्या करना होगा, महीना तो गुजारना है, तो हमें अपने दोस्तों से उधार लेना होगा। और अगर हमने किसी दोस्त से उधार लिया तो हमारी जो लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली आ गई। और जब अगले महीने पापा 500 रुपये वापस देंगे तो क्या होगा, हमें पहले वो उधार चुकाना होगा, यानी हमारा पैसा ऑलरेडी इनकम क्या हो गया, कम हो गया। तो बजट का पर्पस ये होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, सरकार बनाती है, जिसका पर्पस होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना। और आपको पता है कि इसमें जो भी डेटा होता है वो सारा हम फॉरकास्ट करते हैं, यानी कि उसमें कोई भी डेटा जो है वो रियल नहीं होता, हम अनुमान करते हैं। हमें इतना पैसा आएगा, हम इतना एक्सपेंस करेंगे, हमारा ये टैक्स, अनुमान करते हैं। यानी कि सरकार कहती है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम जो भी खर्च करेंगे फाइनेंशियल, उसका ये लेखा जोखा है, उसका ये स्टेटमेंट है जो बेसिकली आपको बताता है कि हमारा पूरे साल की प्लानिंग कैसी होगी। तो कॉमन सी बात है, इसमें हम 2 चीज़ जरूर करेंगे। पहला, यानी हम इसमें इनकम जरूर अनुमान करेंगे भाई, क्योंकि बजट की बात है तो पैसा तो जरूर होगा। और एक दूसरा पार्ट क्या होगा कि एक्सपेंडिचर भी होगा। ठीक है, अगर पैसा आ रहा है तो पैसा जाएगा भी, दैट द लॉजिक। अगर मान लो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो गया, मतलब जितना हमारे पास आया उतना ही हमने एक्सपेंस कर दिया, दिस इज कॉल्ड बैलेंस बजट, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। यानी कि जितना हमारे पास आया उतना ही हमने खर्च कर दिया, दिस इज कॉल्ड बैलेंस बजट। पॉइंट नंबर 2, मान लो हमारे पास आया फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये और हमने खर्च कर दिया 1000 रुपीज़, मीन्स हमने ज़्यादा खर्च कर दिया, अनुमान से ज़्यादा। अब रीजंस बहुत सारे हैं,
बिकॉज एक हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वी आर डेवलपिंग नेशन, हम एक वेलफेयर के लिए ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, भले हमें उधार लेना हो। तो हमारे पास से 500 रुपये ज़्यादा गए। अब ये कहाँ से आएंगे? कॉमन सी बात है, हमने बोरो किया होगा, कहीं से भी बोरो कर सकते हैं। या तो हम आईएमएफ से लिए होंगे, या तो हम वर्ल्ड बैंक से लिए होंगे, या तो हम एडीबी से लिए होंगे, या तो हम मार्केट से पैसा बोरो किए, कुछ भी किए होंगे, हमने बोरोइंग की। तो पैसा हमारा ज़्यादा खर्च हुआ, इनकम हमारे पास कम है, तो इसे नाम दिया गया दिस इज कॉल्ड डिफिसिट, यानी कि घाटा। और यही इंडिया का बजट है, घाटे का बजट। बताऊंगा रीजन ऐसा क्यों है। और तीसरा क्या होता है? वेरी सिंपल, हमारा इनकम हुआ 500 और हमने खर्च भी किया, इनकम हुआ 500 और हमने खर्च किया 200, यानी कि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, जो हमारे यहाँ बेसिकली नहीं होता। डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। तो इसे हमने नाम दिया सरप्लस बजट। यानी एक बात तो सर सभी लोगों को समझ में हो गया कि बजट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, या तो डेफिसिट होगा, या तो सरप्लस होगा, और या तो इक्वल होगा। और इंडिया में जो बजट आता है वो आता है घाटे वाला बजट। चलो ठीक है। नंबर 2, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस नाम का कोई शब्द है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। वहाँ कहा जाता है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112 में कहा गया है ये सरकार का ऐसा स्टेटमेंट जो सरकार हमें बताती है, एंड दिस इज नोन एज यूनियन बजट। ओके, इसका कोई डेट भी फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। करीब 2017 से पहले अगर मैं बोलूं तो 2017 से पहले हमारे देश में जो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे होता था, जो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे होता था, उस दिन देश को बजट मिलता था, प्रेजेंट होता था। बट 2017 के बाद क्या हुआ कि जो भी फरवरी का पहला, जैसे आज 1 फरवरी है, तो जो भी फरवरी का पहला दिन होगा उस दिन बजट प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये चेंजेस हुए थे। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे कल 31 जनवरी को देश का इकोनॉमी सर्वे आया, यानी कि हमने पिछले साल क्या किया, हमने क्या अनुमान किया, उसका पूरा लेखा जोखा, एंड इट वॉज इकोनॉमी सर्वे, जस्ट बजट से एक दिन पहले। और 1 तारीख को क्या आता है? देश का यूनियन बजट आता है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ, 1924 के समय, याद रखिएगा, देश में 2 बजट आते थे। एक आता था देश का रेल बजट, और एक आता था देश का यूनियन बजट, यानी कि 24 से लगातार हर साल 2 बजट आते थे। 2017 में नीति आयोग ने कहा कि जब सरकार का ही दोनों हैं तो अलग अलग क्यों एक्सपेंस किया जाता है। 2017 के बाद दोनों को क्या किया गया? एक कर दिया गया। तो पहले क्या होता था? इकोनॉमी सर्वे, देश का रेल बजट, देन गो फॉर द देश का यूनियन बजट। बट अब क्या हो गया? इकोनॉमी सर्वे और उसके बाद देश का यूनियन बजट। आई होप आपको अब ये पता चल गया होगा कि बजट से रिलेटेड क्या बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा बजट की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बजट के हिस्ट्री को लेकर, तो जरा समझिएगा। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, एक्चुअली बजट कोई शब्द ही नहीं है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है बोगाटे से लिया गया, इसका मतलब होता है लेदर बैग। तो 1733 में अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं यूके में, वहाँ के जो फिनांस मिनिस्टर थे उन्होंने जो अपने देश का पहली बार बजट प्रेजेंट किया। फर्स्ट टाइम दुनिया में लोगों ने जाना कि बजट क्या होता है, फर्स्ट टाइम। और द वर्ल्ड बजट वॉज डिराइव फ्रॉम मिडिल फ्रेंच बुगाटे, जिसका मतलब ही होता है लेदर बैग। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट टाइम जो बजट इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया 1860 में, याद रखना। और ये जो बजट आया बस प्रेजेंट नहीं हुआ, बस प्रस्तुत हुआ, मतलब कि हाँ कुछ देश में बजट नाम की चीज होती है। और इंडिया को देश का पहला बजट जिन्होंने दिया
उनका नाम था जेम्स विल्सन, जिन्होंने 1869 फरवरी में देश का पहला बजट प्रेजेंट किया हमारे पार्लियामेंट में। याद रखिएगा, तब देश इंडिपेंडेंट नहीं था, तो देश का आज़ाद बजट दूसरा था, यानी कि देश को बस बजट मिल गया पहली बार विद द हेल्प ऑफ जेम्स विल्सन, यानी पहली बार विश्व में। तो हमने नाम दिया सर रॉबर्ट वॉलपॉल, एंड सेकेंड वन विच इज कॉल्ड जेम्स विल्सन, देश का पहला बजट। आज़ादी के बाद देश में पहली बार अगर मैं बोलूं तो याद रखना, देश का आज़ाद बजट, यानी देश जब आज़ाद हो गया, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट, द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय आर.के. शनमुखम चेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 47 को देश का पहला बजट दिया, आज़ाद भारत का पहला बजट। और 51 में ही जो देश के वित्त मंत्री थे जॉन मिथाई, उन्होंने अनाउंस किया हमारे देश में योजना आयोग विच इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन, जो अभी नहीं था। इसका काम क्या था कि देश में योजनाओं को बनाना, फॉर्मुलेट कराना, लागू कराना एनडीसी का काम, बनाना किसका काम था? प्लानिंग कमीशन को। एक फैक्ट्स आता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखना मोरारजी देसाई वॉज द ओनली फिनांस मिनिस्टर जिन्होंने सबसे ज़्यादा 10 टाइम्स, अगर मैं बोलूं तो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया हमारे पार्लियामेंट में। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो पी चिदम्बरम जिन्होंने करीब 9 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया। और अगर मैं अभी प्रेजेंट के एस्पेक्ट्स में बात करूं तो जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने अभी इस साल को अगर मैं काउंट कर लूं तो टोटल उनका ये 5वां बजट होगा देश का, ठीक है। और बजट हैज बीन डिस्क्राइब इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज व्हाट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे चलता हूं। एक कमेटी बनी थी 2017-18 में, जो मैंने आपको बोला, जिसके मेंबर थे मिस्टर विवेक देवरा। उन्होंने ही 17 में 18 में रेलवे बजट को आम बजट से क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। उन्हीं का ही सजेशन था कि दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम सभी लोगों को पता है कि जो जनरल बजट होता है, जिसको हम लोग यूनियन बजट के नाम से जानते हैं, उसे 1 फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। एंड जब ये बजट मर्ज हुआ तो उसी साल, अगर आपको याद होगा कि प्लानिंग कमीशन का लास्ट प्लानिंग खत्म हुआ था 2017 में, 12 से 17 जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 2012 टू 2017 था। तो जैसे ही ये खत्म हुआ, ये कहा गया कि जब देश में प्लानिंग कमीशन ही नहीं है तो खर्चे भी एक ही होंगे। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। भाई लॉजिकल सी बात है, जब खर्चा ही एक है, प्लानिंग कमीशन बचा ही नहीं, तो फिर हम अलग अलग खर्चे क्यों करेंगे? इसलिए अब एक ही खर्चा होता है, दोनों को हटा दिया गया, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर बजट का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी इकोनॉमी के लिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना। मीन्स हम कहाँ क्या एक्सपेंस करते हैं, हम कहाँ क्या इनकम जनरेट करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारा जो फिजिकल ऑपरेशन होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। हमारी इकॉनमी बूस्ट के लिए, हमारी इकॉनमी ग्रोथ के लिए इसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे मान लीजिए अभी पावर में फॉर एग्जांपल एनडीए है, विच इज़ कॉल्ड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कहीं ना कहीं आपको पता होगा बीजेपी का सहयोगी दल है। अब जरा सोचिए, जहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं है या जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ पे सरकार किसकी होगी? या तो कांग्रेस की, जो सबसे बड़ी पार्टी है, और या तो किसी और की। तो उनको ये लगेगा कि भाई जो एनडीए वाले हैं वो हमारे लिए कुछ देते ही नहीं हैं। तो स्टेट और सेंट्रल को अच्छा करने के लिए बजट आता है। यानी इसमें ये नहीं होगा कि जहाँ मेरी सरकार है वहाँ हमने ये किया। सिंपल सा, देश के युवा वर्ग के लिए हमने ये किया, देश के वोमेन के लिए हमने ये किया, देश के राज्यों के लिए हमने ये किया। उस राज्य में जो भी हो, वी विल डू एज ए इकोनॉमी ग्रोथ के लिए, ठीक है। फंड्स को कहाँ कहाँ अलॉट करना है, एजुकेशन में कितना फंड देना है हमको इस साल। जैसे आपने देखा कि 2022
में की अगर मैं बात बोलूँ, जिसमें कोविड-19 आ गई थी, तो सारे एक्सपेंसेस को रोका गया और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया हेल्थ में, क्योंकि यह देश की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। और जो भी असमानता हो रही है, लग रहा है कि कहीं पे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, कहीं से इनकम नहीं आ रही है, उनको मेंटेन करना। ठीक है। जितनी भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आपने देखा होगा, चाहे वो एयर इंडिया हो गई, है ना, चाहे वो बीएसएनएल हो गई, उन सभी के बारे में सोचना, उनके लिए क्या करना, हम नए नए कंपनी कौन से लगा सकते हैं, पुरानी कंपनी कौन हटा सकते हैं, सभी को मैनेज करना। और जो क्षेत्रीय समानता होती है, इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, उसको भी मेंटेन करना। नहीं तो ऐसा होगा कि जो कुछ वर्ग के लोग हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ट्राइबल्स, उनको ये लगेगा कि सरकार उनके लिए सोच ही नहीं रही है। तो उन सभी के लिए बजट का होना इम्पोर्टेंट है। चलिए, या तो मैंने क्या बोला, बजट के दो पार्ट हैं, या तो बैलेंस होगा और या तो अनबैलेंस होगा। अगर बैलेंस होगा तो सिंपल सा, और अनबैलेंस होगा तो दो चीज़ हो सकती है, या तो सरप्लस होगा और या तो क्या होगा, डिफिसिट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अक्सर आपने गौर किया होगा और आपने देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं बजट की, तो उसमें कुछ डेटा लिखा रहता है, जिसमें 3 डेटा होता है, यानी कि द एक्चुअल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो कैसा रहा, है ना। मान लो हमने अनुमान किया कि हमें 500 रुपये मिलेंगे और एक्चुअल में मिला हमको 200 रुपये या मिला हमको 700 रुपये, तो फिर हम उसको रिवाइज एस्टिमेट भी करते हैं कि यस ठीक है, ये हमारा रहा रिवाइज एस्टिमेट। अब अगले साल हम क्या करेंगे, है ना। अब हमारा जो अगले साल का एक्सपेंडिचर होगा, एस्टिमेशन होगा, वो कैसा होगा। तो हमेशा देखिएगा बजट में 3 पॉइंट्स होते हैं। हमने कितना अनुमान किया था, कितना रियल में हमारा अनुमान हुआ, और कितना हम आने वाले साल में करेंगे। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपसे बात करने वाला हूं, समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सर बजट में कितने कंपोनेंट होते हैं। तो सर याद रखना, बजट में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू, और एक होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल। यानी कि व्हेनेवर टॉक अबाउट द इनकम, व्हेनेवर टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर, 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारा रेवेन्यू और दूसरा हमारा कैपिटल। अगर मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं आप लोगों को, तो आप ऐसे समझना, वैसा कोई भी इनकम जिसके लिए वी ऑल आर द अकाउंटेबल, मतलब सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकार के पैसा पहुंचेगा, वो सारा पार्ट रेवेन्यू जिसके लिए सरकार के पास कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, चाहे वो टैक्सेबल पार्ट हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल पार्ट हो, उसके 2 ही पार्ट होते हैं रेवेन्यू। हम इनकम करेंगे तो टैक्स देंगे, हम सामान बेचेंगे तो टैक्स देंगे, हम पेनाल्टी देंगे तो कमीशन, वट जो मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी एज ए सिटीजन ऑफ द नेशन, वो सारा जाता है रेवेन्यू। जो अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, ठीक है, चाहे वो फॉरेन निवेश क्यों ना हो, चाहे वो फॉरेन बोरोइंग क्यों ना हो, चाहे सरकारी कंपनी का पैसा क्यों ना हो, वॉटेवर, तो वो सारा जाता है कैपिटल हमेशा, यानी रेवेन्यू मतलब विच हैज नो एनी लायबिलिटी फॉर द नेशन, ये लायबिलिटी हम लोगों की, और जिसके लिए सरकार लाइबल है, दैट इज कम्स अंडर द कैपिटल। ठीक है। चलिए, रेवेन्यू के 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं कहूँ, एक हमारा पार्ट होगा या तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो दूसरा पार्ट होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स को लेकर, तो एक हमारा पार्ट होता है टैक्सेबल और एक हमारा पार्ट होता है विच इज कॉल्ड नॉन टैक्सेबल। एक बात यहाँ याद रखने की बात है, वैसा कोई भी इनकम जो हम सरकार को पेड करते हैं थ्रू टैक्सेस के फॉर्म में, तो याद होगा आप लोगों को, उसके 2 ही कंपोनेंट होंगे, या तो होगा डायरेक्ट और या तो होगा इनडायरेक्ट। ठीक है। और वैसा कोई भी पैसा जो हम सरकार को दे तो रहे हैं बट टैक्सेस के फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, जैसे चाहे हम बात करते हैं कमीशन, चाहे हम बात करते हैं पेनाल्टी, चाहे हम बात करते हैं लाइसेंस फीस, जो पैसा हम दे तो रहे हैं लेकिन हम सरकार को टैक्स के फॉर्म में नहीं दे रहे, सो दैट इज कम्स अंडर द नॉन टैक्सेबल इनकम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या सर इसे हम इसमें क्या हम एग्रीकल्चर डालें, क्या सर इसमें हम एमएसएमई डालें। नो नो नो, वो हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है,
वो हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। मैंने क्या कहा कि वैसा कोई भी इनकम जिसके लिए हम सरकार को पैसा दे तो रहे हैं बट अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस, सो दैट इज नोन एज द नॉन टैक्सेबल इनकम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गॉट इट। अगर मैं कैपिटल के बारे में बोलूं तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा होगा रिसिप्ट और एक होगा हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मैं रिसिप्ट के बारे में कहूं तो एक हमारा पार्ट याद रखना जो सरकार उधार के फॉर्म में लेती है विच इज कॉल्ड डेट, और याद रखना इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारी इकोनॉमी में, मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होता है। और दूसरा हमारा क्या होगा, नॉन डेट रिसिप्ट्स में आएगा। जैसे आपका सुना होगा आपने, जो पैसा सरकार लेती तो है रिकवरी ऑफ लोन, भाई पैसा नेपाल को दिया है तो पैसा मांगो भी, ग्रांट डोनेशन अगर आपने दिया है तो आप फिर आपको भी देना होगा, है ना, लिया है तो आपको भी देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सरकार के पूरा एक कंपोनेंट होता है विच इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ यूनियन बजट। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझने में किसी में डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो बस आप इस सेशन के नीचे मुझे कमेंट कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ने पीछे देखा और बहुत ही सिंपल तरीकों से देखा कि क्या होता है रेवेन्यू इनकम, यानी कि इट इज दिस रिसीव्ड्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और ना तो कोई इससे एसेट्स क्रिएट होता है, यानी कि वो सारा, इसमें दो ही पार्ट होंगे, या तो टैक्सेबल या तो नॉन टैक्सेबल। ठीक है, कैपिटल में क्या होगा, जिसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी और इससे बेसिकली सरकार की ये जिम्मेदारी है, रेलवे को कैसे चलाना है, रेलवे को कैसे ध्यान रखना है, पीएसयू कंपनी के बारे में कैसे सोचना है, अगर हमने कहीं से लोन लिया तो उसको कैसे चुकाना है, ये सारा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। एक बहुत ही सिमिलर सा डिफरेंस आता है कि सर हमारे देश में दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। सिंपल समझिएगा, जैसे मान लो मेरा नाम एक्स है और मैंने साल में 2 लाख रुपए कमाया फॉर एग्जाम्पल। अब इस इनकम पर सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं और ये टैक्स हम दे रहे हैं थ्रू आईटीआर, हम फाइल भरते हैं और ये पैसा हम सरकार को पेड करते हैं, यानी कि हमारे और सरकार के बीच में तीसरा कोई नहीं है ना। तो ये हमारी इनकम पे डिवाइड होता है। इट इज पेड डायरेक्टली बाय पर्सन कंसर्न, यानी हम कंसर्न हैं और सीधे हम दे रहे हैं सरकार को, क्योंकि हम एक टैक्स पेयर हैं। ठीक है, बट अगर आपको याद होगा इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम वस्तु खरीदने जाते हैं मार्केट से और हम देते हैं दुकानदार को पैसा, और दुकानदार हमारे बिहाफ में, शॉपकीपर हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट को टैक्स देता है, यानी कि हम पेड तो करते हैं, हमने पेड तो किया, बट जो रिकवर हुआ वो कहाँ से हुआ, फ्रॉम शॉपकीपर। सो दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर हो गया। यानी कि अगर टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट के बीच में कोई भी नहीं है, सो दिस इज नोन एज द डायरेक्ट टैक्स। और टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इंटरमीडिएरी बीच का आ गया, सो दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ से, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैक्सिमम टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम विच सेगमेंट, यानी आपको बताना है सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किस सेगमेंट से आता है टैक्सेस में, डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से। इसमें क्या होता है, जब हम पैसा कमा लेते हैं तब हम टैक्स देते हैं। इसमें क्या होता है, सामान खरीदने से पहले ही हमको पैसा देना होता है। तो यहाँ पर जो टैक्स है चोरी करना थोड़ा सा आसान होता है, हम बताएंगे ही नहीं मेरे इतना कमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे टैक्स देना होता है दुकानदार को, और दुकानदार से किसके पास पहुँचता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस मैं आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आम आदमी अपने इनकम पे सरकार को टैक्स पेड करता है एंड दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं एकदम बेसिक आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार डिटेल में भी लेके बताऊँगा आपको कैसे क्या काम होता है जब मैं स्पेसिफिक सेशन लूँगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए इसलिए आज बता रहा हूँ कि आप बजट से पहले जानें कि बेसिकली बेसिक बजट का बेसिक क्या है। ठीक है, जब कंपनी टैक्स देती है तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और जब हम अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स देते हैं उसको कहते हैं हेल्थ टैक्स। तो हुआ क्या, जब एक पर्सन ऑलरेडी आईटीआर फाइल कर रहा तो वहाँ तो उसने बताया होगा कि मेरा इनकम क्या है, मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है, इसलिए याद रखना ये हमारे यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। उसी प्रकार दादाजी ने कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम से छोड़ दी, उस पर आपको टैक्स देना होगा,
तो ये भी तो हमने यहाँ शामिल कर ही लिया होगा। तो यानी कि आप जो ITR फाइल करते हैं उसमें आप सारा दिखाते हैं कि मेरे पास इनकम के सोर्स क्या है, मेरे पास एक्सपेंडिचर के सोर्स क्या है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि ये जो टैक्सेस हैं इनको हम बंद कर दिया गया, अब नहीं लगता हमारे देश में, ठीक है। आपने KBC का नाम सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति, यानी आपको अगर कोई इनकम होती है फ्रॉम गिफ्ट से तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है एज पर द रूल। एक नियम है कि अगर आपने 50,000 रुपीज़ तक का किसी को गिफ्ट दिया तो टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर उससे ऊपर का कोई अगर प्राइज मनी है तो आपको टैक्स देना कंपलसरी, ठीक है। हम सभी लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई 2017 में हमारे देश में एक GST आ गया और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको क्या किया गया, हटा दिया गया। चाहे सर्विस हो, एंटरटेनमेंट हो, वैल्यू टैक्स हो, एक्साइज हो, वट एवर, सबको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। और आ गया देश का GST। ओके, चलिए, हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि सरकार के पास कैपिटल के 2 कंपोनेंट थे। एक हमारा जो हम उधार नहीं लेते हैं, जो हमारा नॉन डेट रिसीव्स पार्ट है, और एक हमारा उधार वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे रिकवरी ऑफ लोन, कुछ हमें ग्रांट मिला, डोनेशन मिला एज ए कंट्री के रूप में, तो जो वो सारा हमारा हो गया जो उधार हमने नहीं लिया। बट चाहे मार्केट लोन हो, थ्रू ट्रेजरी बिल, थ्रू वॉट एवर, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, चाहे हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया हो, कहीं PF का पैसा, वॉट एवर, ये सारा गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ होती हैं, याद रखना। ये सारा गवर्नमेंट की क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। चलो, अगर मैं कहूँ आपको कि GST आने से क्या हुआ, GST आने से बहुत सारे फायदे हुए। नॉर्मली याद रखिएगा GST 2 ही होते हैं, या तो CGST और या तो SGST। एक सिंपल सा रूल है, याद रखना कि भाई अगर मैंने सामान खरीदा 100 रुपये का और अगर हम दायरे में आते हैं 5% पर, तो हमने सरकार को 5 रुपीज़ टैक्स दिया। इस 5 रुपीज़ में जो 2.5 रुपीज़ है ये गया स्टेट को, और जो 2.5 है वो गया सेंट्रल को, ठीक है। ये सिंपल ही एकदम है। अभी प्रेजेंट में स्लैब जो हमारे हैं 5%, 12, 18 और 28 है, क्या पता आज ये चेंज हो जाए, ठीक है। बट इसमें एक राउल ये आया था कि जैसे मान लो हरियाणा, एग्जाम्पल लेता हूँ, हरियाणा ने कहा कि सर पहले तो हमारे यहाँ वैट हुआ करता था तो हमको फ़ायदा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, अब तो वैट आपने हटा दिया है ना, अब लग गया GST। तो जो हरियाणा में गेहूँ, अगर मैं बोलूँ वेट उत्पादन होता है, लेकिन वो बिक रहा है दिल्ली में, समझना। तो दिल्ली को मिल गया आधा एज ए कंज्यूमर जिसने पेड किया, और हमको और सेंट्रल को मिल गया, तो हरियाणा को लॉस हो रहा था। बात एकदम सही है भाई, कस्टमर जहाँ से कंज्यूम कर रहा है उसी स्टेट को जा रहा था। तो कहा गया कि अगर किसी भी गुड्स का अगर स्टेट ओरिजिन चेंज होता है, यानी कि मान लो वो बन रहा है कहीं और उस केस में वो बिक कहीं और रहा है, ठीक है, तो उस केस में अप्लीकेबल होगा IGST, यानी कि कस्टमर को देना होगा सिर्फ 5%, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं, जो पहले दे रहा था। लेकिन अब जो बाकी का 2.5% होगा उसमें हरियाणा को भी जाएगा और उसमें दिल्ली को भी जाएगा। सो दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब भी किसी गुड्स का स्टेट ओरिजिन चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं IGST टैक्स, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट जो घाटा है सरकार का उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। ये 4 घाटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगा जितने हमारे बैंकर्स भाई हैं कि अभी जब आज बजट पास हो जाएगा तो आप सभी का जो ये डिफिसिट है ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि अनुमान क्या है हमारे देश में 2023 और 24 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं क्या। आसान से सबसे इंपॉर्टेंट आपका है देश का राजकोषीय घाटा, विच इज कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट, देन गो फॉर द रेवेन्यू डिफिसिट, देन गो फॉर द प्राथमिक, एंड देन गो फॉर द बजटीय डिफिसिट। क्या है ये समझिए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान लो आपने एक्सपेंस किया 100 और आपके पास इनकम आया 50। समझिएगा ध्यान से, आपने एक्सपेंस किया 100 और आपके पास इनकम आया 50, तो आपने कहा कि देश को 50 रुपए का घाटा हो गया। बट ये सही नहीं है, क्योंकि इस 50 रुपए में, इस 50 रुपीज़ में वो पैसा भी शामिल है जो आपको IMF ने दिया, जो आपको वर्ल्ड बैंक ने दिया,
जो आपको एडीबी ने दिया, मान लो उसमें शामिल है 10 रुपीज़, तो एक्चुअल में आपको मिला कितना, आपको मिला 40 रुपीज़ देश से। 10 रुपये तो आपका बोरोइंग है, और बोरोइंग कभी आपका इनकम नहीं हो सकता। तो कहा गया एक काम करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, लेकिन इसमें से वो पैसा हटा दीजिए जो आपको उधार मिलता है। तो जो रियल घाटा निकल के आया वो पता चला हमें क्या, कि रियल हमें से डिफिसिट कितना हमारा है 60 रुपये, और यही बताता है हमारा फिस्कल डिफिसिट, यानी कि सरकार के पास रियल में कितना पैसा कम है। यानी सरकार के पास पैसा 60 रुपये सरकार उधार ले रही है, दिस इज कॉल्ड रियल डेफिसिट, द केस नंबर 1। ये फॉर्मूला है, चाहो तो आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको बेसिकली समझा दी, ठीक है, सिंपल सा। सरकार जो भी बोरोइंग करती है उस पर जो वो इंटरेस्ट पेड कर रही है, वो जो घाटा बताता है डिफिसिट, दिस इज नोन एज द, आपका वो कहलाता है प्राइमरी डिफिसिट। सरकार ने अनुमान किया कि 2022 में हमें 200 रुपये हमारा आकलन है, इतना हमें रेवेन्यू आएगा, और आया हमारा पास सिर्फ 120 रुपीज़। तो जो 80 रुपीज़ आपका कम हो गया, ये आपका रेवेन्यू डिफिसिट कहलाता है। और जब सारे डिफिसिट को मिला दो, तो अगर आपको याद होगा पीछे मैंने एक ग्राफ दिखाया था, कंपोनेंट ऑफ बजट, उसे हम लोग कहते हैं बजटीय घाटा। कि सरकार ने कहा कि 2000 करोड़ का घाटे का बजट है, यानी कि चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, दोनों मिला के सरकार के पास 2000 करोड़ का टोटल डिफिसिट है, जो सरकार इट मे बी बोरोइंग करके उस पैसे को खर्च करेगी। ठीक है, चलिए एट द लास्ट ये जान लीजिए कि भाई जो पैसा हम लोग ने देख लिया, पैसा खर्च कहाँ कैसे होता है। सरकार के पास 3 अकाउंट होते हैं, आप ऐसे समझना, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2 एंड अकाउंट नंबर 3। जो भी पैसा सरकार के पास रिसीव होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो सारा पैसा इस फंड में जमा कर दिया जाता है। अगर इस फंड से पैसा निकालना है या जमा करना है, आपको अनुमति लेनी होगी पार्लियामेंट से, और इसके लिए हमारे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी भी होती है, द केस नंबर 1। वैसा अब मान लो देश में कोई इमरजेंसी लागू हो गई, आपातकालीन हो गई, ठीक है, तो उस केस में सरकार का एक पिगी बैंक है, इसको कहते हैं, और आपातकालीन निधि कॉन्टीजेंसी फंड, जिस फंड से मात्र एक बार में राष्ट्रपति साइन करेगा और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाउ मच अमाउंट टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड फॉर एनी इमरजेंसी, ये आपको बताना है कि सरकार इस फंड से एक बार में कितना पैसा निकाल सकती है। और तीसरा वो अकाउंट जो पैसा हमारा है, जैसे हमारा हर मंथली पीएफ कट रहा है, हमारा हर मंथली टीडीएस कट रहा है, हम जमा कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहे हैं, किसान विकास पत्र में जमा रहे हैं, जो पैसा सरकार को हम दे रहे हैं फॉर सर्टेन टाइम के लिए, फिर वापस मांगेंगे, तो वो जाता है कहाँ पर, आर्टिकल 266(2) में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, विच इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट फंड। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आर्टिकल 266(1), क्या होता है आर्टिकल 267 और क्या होता है आर्टिकल 262। आई होप। और ये रहा आज का क्वेश्चन, एक बहुत ही प्यारा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ फंड्स बोरोड बाय गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर। अभी मैंने क्या बोला, तो आंसर हमारा क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट, द आंसर इज 1 नंबर। आई होप आप सभी लोगों को सेशन समझ में आया होगा। मैंने आपको बस ये बताया कि बजट क्या होता है, कैसे काम करता है, वॉटेवर, ठीक है। आज जैसे ही बजट प्रेजेंट हो जाएगा हमारे पार्लियामेंट में, तो मैं शाम को एक सेशन लूंगा कि 2023 और 24 का जो बजट था वो कैसा रहा आपके लिए। 2023 और 24 का जो आज बजट प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा। सेशन अगर पसंद आए तो इसे आप जरूर लाइक करें। और हाँ, एक ऑफर चल रहा है, ओली बोर्ड के किसी भी कोर्स पर आप अवेल कर सकते हैं। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, राजीव। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको डाउट है या इसमें आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, आप बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उस पर सेशन लूँगा। अगर सेशन पसंद आए इसे ज़रूर आप लाइक करें, अपने लोगों में सर्किल में शेयर करें। और अगर अभी आप ओली बोर्ड JIB पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करके मुझे बताइए ये सेशन आपके लिए कैसा लगा।
सभी लोगों को थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।